हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा कन्या परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा कन्या चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देकर हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। और चैनल को इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी संबंधियों को, मित्रों को इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा कन्या पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा कन्या पहुंचा दीजिए। आप सभी से साहिदे कोट प्रणाम करते हुए, आप सभी से अपील करते हुए गुजारिश करता हूं। और निरंतर आप सब फटाफट चैनल से जुड़कर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए, जिससे आप सभी के लिए निःशुल्क रूप से पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम को कंप्लीट करते हुए भारत के बेहतर से बेहतर एजुकेटर को आमंत्रित करके पूरी कंप्लीट सिलेबस आप सभी के संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी आप सभी गंगा कन्या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को पूरा निःशुल्क सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस के अनुरूप पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। साथ में पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। तो फटाफट आज ही जुड़ जाइए। 1 लाख सब्सक्राइबर और ये व्हाइट बोर्ड 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही आप सभी के सहयोग से पूरा होता है, ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पे पूरी तरह डिजिटल बोर्ड में बदल जाएगा और आपकी सेवा के लिए डिजिटल बोर्ड हाजिर हो जाएगा। तो देर मत कीजिए, फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए मित्रों। और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। आप सभी का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो भारत के बेहतर से बेहतर एजुकेटर को मंच पर आमंत्रित करते हुए आपकी संपूर्ण सिलेबस के रूप में भारत के संपूर्ण हर एक क्षेत्र के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कंप्लीट सिलेबस पर पूरी करवाई जाएगी। साथ में पीडीएफ भी आप सभी को दी जाएगी। तो देर मत कीजिए, सब कुछ आप अपने घरों से पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध आप सभी को उपलब्ध होगा। तो हम पिछले कुछ सेशनों में हम कंप्लीट किया था आईपीसी के प्रमुख धाराओं पर जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, उनके अध्यायों को पढ़ा। और ये आईपीसी के प्रमुख धारा और अध्याय मैंने जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ कंप्लीट करा दिया था। आप सब जब गंगा अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको आईपीसी के वीडियोज मिलेंगी। आपको सामान्य गणित की, सामान्य हिंदी की, हिस्ट्री की, इंग्लिश की, इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको तैयार हो रहेगी। आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्रम से सारे वीडियोस को देख लीजिए। और आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे भारत के संविधान, अर्थात भारत का संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ से शब्द आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम इन सब चीजों पर भारतीय संविधान में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में अनुसूची क्या होता है, अनुसूचियां किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं और आर्टिकल किसे कहते हैं, यानी कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात हो जाती है कि ये संविधान शब्द कैसे आया, संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि भारत पहले यूरोप का राज था भारतीयों में, अर्थात भारत पूर्ण रूप से यूरोप के अधीन गुलाम था। और
यूरोप से भारत को स्वतंत्र किया गया कब? आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? तो स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत को स्वतंत्रता मिली थी यूरोप से 15 अगस्त 1947। अब जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, भारत स्वतंत्र होता है, तो भारत के सामने एक चीज की आवश्यकता पड़ी। वो कौन सी चीज की आवश्यकता पड़ी? तो सबसे पहले भारत पर शासन करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो अब जब भारत 1947 में 15 अगस्त 1947 में आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, तो भारत ने अपनी खुद की एक संविधान बनाना शुरू किया। संविधान हर देश, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान मिश्रित संविधान है, यानी अलग अलग देशों के संविधान का यहाँ मिश्रण है। भारत के संविधान निर्माता अर्थात भारत के संविधान में बनाने वाले लोग जो थे, वो सभी ने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा और अलग अलग देशों के संविधान में को पढ़ने में जिस देश की जो पॉइंट उन्हें अच्छी लगी वो सारे भारत के संविधान में रख लिया गया। हम आपको बताएंगे कि भारत के संविधान में कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन सा तत्व कहाँ से लिया गया है, सब कुछ आपको हम क्लियर करेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस धैर्य रखें और गंगा एकेडमी पर प्यार और सपोर्ट बनाइए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और निरंतर आप सब गंगा एकेडमी को शेयर कीजिए। आप सब जुड़ते जाइए। सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद होता है, तो भारत के लोगों ने संविधान की आवश्यकता समझी और संविधान को बनाने के लिए अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा और जहां जहां का संविधान उन्हें अच्छा लगा, जो पॉइंट उस पॉइंट को भारत के संविधान में भी रखा। तो अब संविधान में कुछ अनुसूचियां हैं, कुछ भाग हैं और कुछ अनुच्छेद हैं, यानी आर्टिकल हैं। तो हम एक एक करके आपको अनुसूचियां भी बताएंगे, भाग भी बताएंगे और अनुच्छेद भी बताएंगे, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारत के संविधान कब, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का संविधान कितने लोगों ने मिलकर बनाया था, तो आपको उत्तर देना है 289। अर्थात भारत के संविधान में कुल 289 लोगों ने मिलकर बनाया था। अर्थात कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या भारतीय संविधान बनाने में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 289 यानी 289 लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान को बनाया था। तो भारतीय संविधान, बात आती है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कुल कितने समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान बनाने में कुल लगा समय था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये 2 वर्ष
11 महीना 18 दिन संविधान बनने में कुछ समय लगा था। आपके परीक्षा में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से आप बताइए कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था। तो आपको याद होना चाहिए 2 वर्ष लगा था, साथ में 11 महीना फिर 18 दिन। यानी ये 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार का दिया रहेगा। एक ऑप्शन में ये रहेगा, बाकी में इससे कुछ संशोधन रहेगा। तो ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन आप जहां देखिएगा टिक मारिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अब ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो संविधान बनने में समय लगा था, तो अर्थात संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो आपका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ। तो यानी संविधान बनना शुरू हुआ था जब 1947 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। तो उसके बाद संविधान निर्माताओं को संविधान की जरूरत पड़ी और अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर जो अच्छी चीजें थी उनको अपने भारत के संविधान में एक्सेप्ट किया गया। और संविधान बनने में संविधान निर्माताओं को कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अर्थात 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद किस तिथि को संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो आपको डेट याद करना चाहिए कि 26 नवंबर 1949। मैंने यहाँ 47 लिखा हूं। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अभी याद रखिएगा, तैयार हो गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को अगर संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो अब बात आती है इसे लागू कब किया गया था। तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार लागू हो गया था। बनकर तैयार हुआ था संविधान 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 और संविधान लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1949। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों भूलेगा? नहीं भूलेगा सर। संविधान बनने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ था 26 जनवरी 1949। ठोक दो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक शेयर कमेंट ठोक दो, एक बार शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर ठोक दीजिए और गंगा अकेडमी को इतना प्यार और सपोर्ट दे दीजिए कि हमारा जोश बढ़ता रहे और आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दूं, संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षा को निःशुल्क पढ़ा के। तो ठोकते जाइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको मैंने बताया कि संविधान भारत देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। आजाद होने के बाद भारत के लोगों को लगा कि हमें एक शासन करने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ेगी। तो अब संविधान बनाने के लिए मंथन हुआ। तो संविधान बनाने में कुल सदस्यों की संख्या 289 यानी 289 सदस्यों की संख्या थी। अब संविधान बनने में कुल समय लगता है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में कुल लगा समय था। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू होता है 26 जनवरी 1949। और ये 26 जनवरी 1949 को जब लागू हुआ तो इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है
तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान का क्रियान्वयन होता है 26 जनवरी 1949 को, और संविधान के लागू किए जाने के कारण इसी 26 जनवरी की तिथि को हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अर्थात इसी तिथि को संविधान लागू हुआ था। अब संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान अब लागू भी हो गया 26 जनवरी 1949। तो संविधान में कुछ अनुसूची है, भाग हैं और अनुच्छेद हैं। तो एक एक अनुसूची को पढ़ेंगे, एक एक भाग को पढ़ेंगे और एक एक अनुच्छेद यानी आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो संविधान में कुल अनुसूची है कितने? अनुसूचियों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 9 है। भाग कितने हैं? तो भाग की संख्या संविधान में कुल 22 भाग है। और अनुच्छेदों की संख्या अगर हम आपसे कहें तो अनुच्छेदों की संख्या 395 है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। भारतीय संविधान में क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या यानी मूल अनुच्छेदों की संख्या, तब अगर मूल अनुच्छेदों की संख्या पूछे तो 395। मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद कुल 395 ही है, लेकिन हर आर्टिकल में कुछ का, खा, गा, ए, बी, सी वाइज जुड़ गए हैं, जो इनको अगर हम काउंट कर लेंगे तो कुल अनुच्छेदों की संख्या 450 पार हो जाएगी। लेकिन सवाल में पूछे कि भारतीय संविधान में कोई परीक्षा में पूछे कि भारतीय संविधान में कुल मूल संविधान अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, मौलिक अनुच्छेदों की संख्या, मूल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, आपका उत्तर 395 होगा। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या कितनी है, यानी भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है, अनुसूचियों की संख्या 9 होगा। और भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 11 है। यानी याद कर लीजिए, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 9, भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या, भाग कितने हैं, 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, और मूल अनुच्छेदों की संख्या भारतीय संविधान में 395 यानी 395 मूल अनुच्छेद हैं। और इन्हीं मूल अनुच्छेद 395 अनुच्छेद तक हमें पढ़ना है। तो अब हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में सबसे पहले अनुसूची को बता दें कि पहली अनुसूची में कौन सी चीज है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, ऐसे ऐसे अनुसूची 1 से 12वीं अनुसूची तक। सॉरी, मैंने अनुसूचियों की संख्या 9 बताई थी क्या? 9 के बाद में 3 बढ़ी थी, यानी 9 + 3 = 12 अनुसूची अब वर्तमान में हो गई है। तो एक बार फिर से, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 वर्तमान में है। पहले शुरुआत में जब संविधान बना था तो 9 अनुसूची था, 3 अनुसूची बढ़ गया था और 3 अनुसूची बढ़ाकर वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। याद कर लीजिए, मुझसे थोड़ा गलती हो गया था। हम जो 3 बढ़ोतरी हुआ था उसको नहीं काउंट किया था, बल्कि अनुसूचियों की संख्या 9 बोल दिया था। 9 से 3 बढ़ गया था बाद में, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या याद कर लीजिएगा 12 अनुसूची भारतीय संविधान में है। यानी भारत में अनुसूचियों की संख्या 12। भारत में भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं, और मूल अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। तो अब हम एक एक करके हम और भी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें अनुसूची की
कि भारतीय संविधान में 1 से लेकर 12 अनुसूचियों को सब बता दें कि पहली में कौन सी चीज प्रक्रिया है, दूसरी में क्या है, तीसरी में है। इस तरह से 12 अनुसूची को रटा दूंगा क्योंकि परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। जस्ट इसके बाद भाग को बताऊंगा, एक पहले भाग से 22 भाग को रटाऊंगा। फिर अनुच्छेद को भी 1 से लेकर 395 से तक जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं 1 to all हम सारे अनुच्छेद को भी रटाएंगे। तो सबसे पहले रट लीजिए भारत की अनुसूचियां। तो आप सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। तो अब इसको इरेज करते हैं और हेडिंग डालिए भारत की अनुसूचियां। हेडिंग डालिए भारत की अनुसूचियां। भारत की अनुसूचियां। भारत की अनुसूचियां। और भारत की अनुसूचियों की संख्या हमने बताई कि भारत में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। लिख लीजिए भारत में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। और 12 कौन कौन से हैं आइए जानते हैं कि भारत की वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और इन 12 अनुसूचियों को एक एक करके जानते हैं कि भारत की अनुसूची 1 में कौन सी चीज है, 2 में कौन है, 3 में कौन है। इस तरह से 12 अनुसूची को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है और आपसे थोड़ी सी जानकारी हो जाने के कारण तो हम बता रहे थे भारत में कुल अनुसूचियां की संख्या कितनी है। तो याद कर लीजिए भारत में वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। पहले शुरुआत में 9 अनुसूची थी, 3 बाद में बढ़कर भारत में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो एक एक अनुसूची को हम जान लेते हैं कि भारत की अनुसूचियों में पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में कौन कौन सी प्रक्रिया है। तो भारत के पहली अनुसूची में अगर कोई पूछे या परीक्षा में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बताइए भारतीय संविधान की पहली अनुसूचियों में कौन सी प्रक्रिया, कौन सा टॉपिक है। तो भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में आपको याद कर लेना है कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, यानी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश भारतीय संविधान के किस अनुसूची में प्रक्रिया है। तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश क्षेत्र भारत की पहली अनुसूची में है। तो याद कर लीजिए भारत की पहली अनुसूची में क्या है। तो आप याद कर लीजिए राज्य और संघ शासित क्षेत्र, यानी भारत के पहली अनुसूची में आपको याद कर लेना है कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र की जिक्र किया गया है। अब अगर पूछा जाए कि भारत की दूसरी अनुसूची में कौन सी प्रक्रिया है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में है, याद करना है दूसरी अनुसूची में वेतन जो दिया जाता है, भत्ता और पेंशन। तो ये वेतन, भत्ता और पेंशन भारत के किस अनुसूची में दिया हुआ है। तो भारत की दूसरी अनुसूची में याद कर लीजिए। तो दूसरी अनुसूची में वेतन यानी कि सैलरी, भत्ता और पेंशन का जिक्र किया गया है। यानी भारत की दूसरी अनुसूची से
वेतन दिया जाता है, वेतन के साथ साथ भत्ता दिया जाता है और भत्ते, वेतन और भत्ते के साथ साथ इसमें पेंशन भी याद कर लीजिएगा। यानी वेतन, भत्ता, पेंशन भारत की किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो भारत की दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है वेतन, भत्ता, पेंशन। और पहली में संघ और राज्य और संघ शासित क्षेत्र की प्रक्रिया दी हुई है। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान की अनुसूचियां तीसरी अनुसूची में आ जाते हैं। तो तीसरी अनुसूची में आपको शपथ की प्रक्रिया दी हुई है। यानी शपथ। अब शपथ क्या होता है? जैसे आप अपने क्षेत्र के सांसद को चुनते हो, अपने क्षेत्र के विधायक को चुनते हो, अपने क्षेत्र के प्रधान को चुनते हो, अपने क्षेत्र के जो जिस महामहिम को आप सब वोट देकर चुनते हो। ये जब जीत कर जाते हैं तो अपने सरकार के सामने शपथ लेते हैं, मैं ईश्वर का शपथ लेता हूँ या मैं ईश्वर प्रतिज्ञान लेता हूँ। तो ये शपथ और प्रतिज्ञान का चर्चा भारतीय संविधान की अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। अब आपको यही हम बता दें कि भारतीय संविधान में भी शपथ की प्रक्रिया है, लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अंतर्गत शपथ लेता है। बाकी जितने शपथ ग्रहण होता है सभी के शपथ भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूचियों में दिया हुआ है। तो भारत के तीसरी अनुसूची में शपथ आपको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान की अनुसूचियां आता है चौथा। तो चौथी अनुसूची में आपको याद कर लेना है कि राज्यसभा में जो राज्यसभा होता है उनका सीटों का बंटवारा। तो चौथी अनुसूची में याद कर लीजिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यानी संसद में 2 सदन होता है। एक सदन का नाम है राज्यसभा, दूसरे सदन का नाम है लोकसभा। यानी राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं और लोकसभा को अस्थाई सदस्य कहते हैं। तो ये राज्यसभा में जो सीट होता है, इन राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा किया जाता है ये भारत के चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। तो आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में दिया हुआ है। याद कर लीजिए, चौथी अनुसूची में याद करना है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुसूची, 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों का एक प्रशासन दिया हुआ है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में। तो यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूचित जाति को शेड्यूल कास्ट एसटी कहते हैं और अनुसूचित जनजाति को एसटी कहा गया है। अर्थात एससी और एसटी के क्षेत्रों का यहाँ प्रशासन दिया हुआ है भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में। तो 5वीं अनुसूची में लिख लीजिए अनुसूचित जाति यानी एससी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन
प्रशासन। नेक्स्ट भारतीय संविधान की अगली अनुसूची आती है 6वीं। तो 6वीं अनुसूची में आपको यही SC ST से संबंधित ये भी है। अब कुछ क्षेत्र यहाँ दे दिया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो जनजातीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का यहाँ प्रशासन दिया हुआ है। तो ये 5वीं और 6वीं तो बिल्कुल ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आपको याद हो जाएगा, कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात से संबंधित ये भारत की अनुसूची 5वीं भी है 6वीं भी है। 5वीं में आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन है और 4 राज्य का यहाँ जिक्र किया गया है 6वीं अनुसूची में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का। तो असम या लिख लीजिए, असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम के SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अनुसूची आता है, तो अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 6 में है 6वीं में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। यहाँ 4 राज्य की चर्चा हो जाएगी 6वीं अनुसूची में। नेक्स्ट भारत की अनुसूचियों में आता है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7वीं अनुसूची में आपको याद कर लेना है कि 7वीं अनुसूची में आपको याद कर लेना है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। भारतीय संविधान की नेक्स्ट अनुसूची आती है 7 यानी कि 7वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको याद कर लेना है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां होती हैं उस शक्तियों का यहाँ बंटवारा किया गया है भारत के अनुसूची 7 में। तो भारत की 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य यानी सेंट्रल स्तर के सरकार की और राज्य स्तर के सरकार की दोनों की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का यहाँ बंटवारा किया गया है भारत के 7वीं अनुसूची में। तो भारत के 7वीं अनुसूचियों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा आप याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट भारत की अनुसूची आती है 8वीं। तो 8वीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चों आपको एक शब्द भाषा आ जाएगी, अर्थात भाषा किस अनुसूची में है, भारत के अनुसूची 8 में, यानी भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा दिया हुआ है। भाषा का प्रयोग अगर पूछे कि भाषा निम्नलिखित में से बताइए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया हुआ है, तो अनुसूची 8 में यानी 8वीं अनुसूची में आप भाषा को याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान की अगली अनुसूची आती है 9वीं। तो 9वीं अनुसूची में आपको याद कर लीजिए कि भूमि सुधार, भूमि सुधार
भूमि सुधार, यानी जो भूमि से संबंधित जो सुधार की प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में दिया हुआ है। तो आपको याद कर लेना है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची में कौन सी चीज है। तो 9वीं अनुसूची में आप याद कर लीजिए भूमि सुधार। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भूमि सुधार है इसको बाद में यहाँ रखा गया था। पहले ये जो भूमि है ये मौलिक अधिकार जब हम पढ़ाएंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हम पढ़ेंगे DPSP यानी मौलिक कर्तव्य। तो 36 से 51 में मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य कह रहे हैं DPSP नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व जिसे DPSP कहते हैं, और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल ऑफ राइट पढ़ेंगे। तो ये फंडामेंटल ऑफ राइट में भूमि से संबंधित चीजें थी, और फंडामेंटल राइट में हर व्यक्ति को अधिकार है मिलना। अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का पालन नहीं हो रहा है, उसका फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत व्यक्ति कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट से लड़कर अपना मौलिक अधिकार पा सकता है। तो ये फंडामेंटल राइट पे पहले भूमि था, और जब भूमि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार में शामिल था तो उस समय सरकार को कामकाज करने में कठिनाई होती थी, क्योंकि जब मौलिक अधिकार भूमि था तो आसानी से सरकार को किसी के भूमि को लेकर काम करवाने में तमाम परेशानियां होती थी, और किसान अर्थात भूमि मालिक कोर्ट चला जाता था और विकास कार्य में बाधा हो जाती थी। इस नाते सरकार ने भूमि को यहाँ मौलिक अधिकार से हटाकर अब अनुसूची 9 में लाकर रख दिया, जिससे सरकार के कामकाज के लिए अगर कहीं किसी भूस्वामी का जमीन लेना पड़े तो बाधक ना होने पाए काम करने में। तो इस नाते भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में आप पढ़ोगे भूमि सुधार। तो भारतीय संविधान की अगली अनुसूची आती है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में आपको ये याद चीज कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, दल बदल एक अधिनियम लागू हुआ था। वो दल बदल कानून ये भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून। ये दल बदल कानून क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पहले जो राजनेता होते थे, जब ये दल बदल कानून नहीं था, दल बदल वाली प्रक्रिया नहीं थी, तो भारत के पहले के राजनेता होते थे, तो जैसे किसी पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद स्वतः तो जीत गए, लेकिन जिस पार्टी से वो चुनाव लड़े हैं उनकी सरकार नहीं बनी है, तो सरकार के मंत्री के लालच में वो अपना दल बदलकर जिस पार्टी की सरकार बनी होती है उस पार्टी में पहुंच जाते हैं और उन्हें मंत्रालय मिल जाती थी। तो ये जब ऐसा प्रक्रिया को रोकने के लिए ये दल बदल अधिनियम लाया गया, और दल बदल अधिनियम को पास कराकर लागू करके ये कह दिया गया कि अगर किसी पार्टी से आप चुनाव जीते हैं और दूसरे पार्टी जीते हुए पार्टी को छोड़कर
दूसरे पार्टी में जाते हो तो आपको दल बदलू नेता समझ लिया जाएगा और दल बदलू नेता समझकर आपकी जो सदस्यता है वो पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी और आप सदस्य नहीं रहोगे। तो अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब इस कानून से बचने के लिए अब राजनेता क्या करते हैं कि अब चुनाव से पहले ही चुनाव के पहले जो निर्वाचन में एक जिसे आप कहते हो पर्चा दाखिला, तो चुनाव में जो राजनेता पर्चा दाखिला करते हैं तो आदर्श आचार संहिता उस दौरान लागू होती है जिस दिन चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्लियर हो जाती है, चुनाव सब कुछ गाइडलाइन निर्वाचन आयोग की लागू आ जाती है, उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। अर्थात आदर्श आचार संहिता के लागू होने के पहल ही राजनेता लोग जिस पार्टी की सरकार में आने की चांसेस ज़्यादा लगती है उस पार्टी में वो अपना दल परिवर्तन कर लेते हैं और परिवर्तन करने के बाद ही आदर्श चुनाव आचार संहिता जब लगती है तो उसके बाद उस पार्टी के दल बदलकर अपना पार्टी पर्चा भरते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और अगर उस पार्टी की सरकार बनती है तो मंत्रालय पाएंगे, अन्यथा अगर कहीं वो पार्टी हार गई, दूसरी पार्टी चुनाव जीत जाती है, सरकार बना लेती है, तब वो मंत्रालय नहीं पाएंगे। तो यानी अगर कोई प्रत्याशी जिस पार्टी का टिकट पाकर जिस पार्टी से चुनाव जीता है उस पार्टी को चुनाव बाद अगर छोड़ता है तो वो दल बदलू मान लिया जाएगा। तो ये दल बदलू कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में प्रक्रिया दिया हुआ है। तो 10वीं अनुसूची में आप क्या पढ़ोगे? दल बदल कानून। अब 11वीं और 12वीं अनुसूची आपको एक और बचा हुआ है, तो 11वीं और 12वीं अनुसूची में सीधा बात आपको याद कर लेना है। ये 11वीं और 12वीं क्या है? पंचायत से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। तो ये 11वीं अनुसूची में कौन सी पंचायत है और 12वीं अनुसूची में कौन सी पंचायत है, तो आपको याद कर लेना है। अर्थात गांव में ग्रामीण में जो पंचायत होता है, तो ये ग्राम पंचायत वाला प्रक्रिया अनुसूची के 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है। अर्थात नगर पालिका, नगर पंचायत वाला जो प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान की अनुसूची 12वीं में दिया हुआ है। अर्थात याद कर लीजिए कि अनुसूची 12 में नगर पंचायत और अनुसूची 11 में गांव में पंचायत। अर्थात जो गांव में पंचायत होती है ग्राम प्रधान वाला, तो ये भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में है। और नगर में जो पंचायत होता है अर्थात सभासद, नगर पालिका अध्यक्ष, ये सब आपका 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पंचायत, 11 अनुसूची के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में गांव में पंचायत, 10वीं में दल बदल कानून, 9वीं में आपको भूमि सुधार, 8वीं अनुसूची में भाषा, 7वां में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, और 6वां में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में ये अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, और 5वीं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन, 4था में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। नेक्स्ट अनुसूची 3री में शपथ है, 2री में वेतन भत्ता पेंशन है, और 1ला में राज्य और संघ शासित क्षेत्र है। तो ये रहा अनुसूची 1 से 12 तक आप सभी को याद करने का सटीक तरीका।
कहिए तो एक बार रिकॉल कर दें, जिससे आप सभी को भूल ना पाइए। तो भारत की अनुसूचियां में पहली अनुसूची में मैंने आपको बताया, याद कर लीजिए। मैं रिकॉल कराने का मेरा मकसद है कि सेशन में आप 2-3 बार लगातार सुनेंगे तो आपको सेशन में ही याद हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, पहली अनुसूची में राज्य और संघ शासित क्षेत्र। निम्नलिखित में से बताइए, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र भारत की किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो पहली अनुसूची में दिया हुआ है राज्य और संघ शासित क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ता और पेंशन। भारत की दूसरी अनुसूची में वेतन है, भत्ता है और पेंशन है। भारत के किस अनुसूची में वेतन, भत्ता और पेंशन की प्रक्रिया है? तो वेतन, भत्ता, पेंशन भारत के दूसरी अनुसूची में है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत की अनुसूची 3 में शपथ याद कर लीजिएगा। जो शपथ नेता लोग दे लेते हैं, तो ये शपथ भारत की अनुसूची के 3 में तीसरी अनुसूची में शपथ है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ भारत के संविधान में है। बाकी सभी के शपथ की प्रक्रिया भारत के संविधान की अनुसूचियों में दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। भारत की अगली अनुसूची आती है चौथी। तो चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा होता है, उन राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चलता है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत की अनुसूची 5 है, तो 5वीं अनुसूची में याद कर लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के क्षेत्रों का यहाँ प्रशासन दिया हुआ है। और नेक्स्ट इससे मिलता जुलता 6वीं अनुसूची भी है, याद कर लीजिए। या असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य लिख लीजिएगा 6वीं में। और इन 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का यहाँ प्रशासन दिया हुआ है। यानी यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन भारत की अनुसूची 5 में है। और 6वीं में आपको ये 4 राज्य दे दिया जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन। तो 6वीं अनुसूची तक उम्मीद करता हूँ आप सभी याद कर लिए होंगे, भूलेंगे नहीं। तो नेक्स्ट भारत की अनुसूची आती है 7वीं। और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा याद कर लीजिएगा। यानी केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा है, निम्नलिखित में से बताइए भारत के किस अनुसूचियों में दिया हुआ है? तो भारत के 7वीं अनुसूची में याद कर लीजिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अगली अनुसूची आती है 8वीं। तो 8वीं अनुसूची में आपको बताया मैंने, भाषा याद कर लीजिए। तो भारतीय संविधान में भाषा किस अनुसूचियों में है? तो भाषा आपको अनुसूची 9-8 में मिलेगी। यानी 8वीं अनुसूची में आपको दिखेगी भाषा, याद कर लीजिए 8वीं अनुसूची में भाषा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आप याद कर लीजिए, इसे बाद में जोड़ा गया था। पहले में भूमि सुधार मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, बाद में से फंडामेंटल राइट से हटाकर अनुसूची 9 में कर दिया गया। भूमि सुधार यहाँ अनुसूची 9 में आ गया है। अब नेक्स्ट है भारत की 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में आपको याद रखना है दल बदल कानून। यानी दल बदल कानून भारत के किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में आपको याद कर लेना है, जो गांव में पंचायत होती है, यानी ग्राम प्रधान, बीडीसी का जो चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख,
ये जो गांव में पंचायतें होती हैं ये भारत के 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय यानी नगर पंचायत से संबंधित चीजें हैं। तो नगर पंचायत आपके अनुसूची 12 में, 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत है और गांव की पंचायत अनुसूची 11 में, 11वीं अनुसूची में क्या है, ग्रामीण पंचायत है। तो उम्मीद करता हूं आप सब याद कर लिए होंगे। अब याद करने का ट्रिक है, याद कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद कर लेना है, राज्य और संघ शासित क्षेत्र। भाग में भी, पहले भाग में भी यही पढ़ोगे और अनुसूची में भी यही पढ़ोगे, सेम है। तो राज्य और संघ शासित क्षेत्र कहाँ है, अनुसूची 1 में है। अब वेतन जो दिया जाता है, वेतन इसके जस्ट आगे आपको जब अनुसूची 2 में आपको वेतन देखोगे तो वेतन से संबंधित भत्ता भी, पेंशन भी, मतलब पैसे से संबंधित जो वेतन भत्ता पेंशन है अनुसूची 2 में। अब शपथ जो लेते हैं ये अनुसूची 3 में जस्ट आगे। फिर राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा होता है यह अनुसूची 4 में। SC ST के क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 5 में। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 6 में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 में। अनुसूची 8 में भाषा है, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल अधिनियम और ग्रामीण गांवों में जो पंचायत है 11वीं अनुसूची और नगर में पंचायत 12वीं अनुसूची में। आप सब पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। कहीं किसी को डाउट हो तो बताइए। उम्मीद करता हूं बिल्कुल एक अनुसूची को आपने रख लिया होगा और आगे किसी भी परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम ये उम्मीद करता हूँ। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज अपनी अपनी राय, अपना सलाह मुझे देते जाइए। और आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ, यही आपसे अपील करता हूँ, सहृदय कोट प्रणाम करते हुए गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच आपका है, आपका परिवार है, आपका प्लेटफॉर्म है। और परिवार में आप सब आइए, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन करके गंगा एकेडमी सर्च कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन ले लीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश करते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे और आपके लिए कोई टॉपिक, कोई वीडियो छूटने ना पाए। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यार हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों को अधिक से अधिक गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सब इसे पहुंचा दीजिए, ये आप सभी से अपील करते हुए गुजारिश करता हूं। और फटाफट आप सभी चैनल पर जुड़कर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए। वीडियोस को पूरा देखते जाइए और हर भारत के प्रत्येक आम नागरिक आप सभी से अपील करता हूँ कि जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए और हमें चैनल पर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट दीजिए। और फटाफट आप सभी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करके गंगा एकेडमी परिवार में शामिल हो जाइए। जैसे ही आपके सहयोग से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, तत्काल गंगा एकेडमी पर एक व्हाइट बोर्ड के स्थान पर आपकी सेवा में व्हाइट डिजिटल बोर्ड से शुभारंभ हो जाएगा आपकी कक्षाओं का। और इतना ही नहीं, बेहतर से बेहतर एडुकेटर के माध्यम से आपके संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम निःशुल्क रूप से कंप्लीट कराएंगे। PDF सहित आप सभी को उपलब्ध होगा। आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहीं किसी महानगर में नहीं जाना है। आप सभी को अपने घर से पूरी तरह से कंप्लीट
निःशुल्क पीडीएफ सहित आपको कक्षाओं का शुभारंभ मिलेगा। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हैं और आपका अगर प्यार सपोर्ट मिलेगा तो हमें आगे बढ़ने में कहीं कोई कमी नहीं होगी और हम आपके साथ आगे बढ़ता जाऊंगा। तो बस हमें गंगा एकेडमी पर काम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए आप मेरे साथ जरूर आ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों को पढ़ चुके, अब नेक्स्ट सेशन में हम भारतीय संविधान के भाग को पढ़ेंगे और भाग में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के 22 भाग को। और भारतीय संविधान के 22 भाग को खत्म करके फिर हम अनुच्छेद पर नंबर लगाते हैं और एक एक अनुच्छेद को भी रटाने का प्रयास करूंगा, एक एक भाग को रटाने का काम करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज 12वीं अनुसूची तक आप सब पूरी कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अगले क्रम में हम 22 को भाग को रटाऊंगा, फिर अनुच्छेद के नंबर आएगी। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलूंगा आपके सेशन में अगले एपिसोड में बहुत जल्द आप सभी के बीच। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट, थैंक यू आप सभी को। बब्बा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिएगा। बब्बा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।